रखिए स्टार्ट करते हैं गाइडिंग चैप्टर नंबर 67 की पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें इंशाल्लाह हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स को देखना है। सबसे पहले देखते हैं पैंक्रियाटिक फेलियर यानी पैंक्रियाटिक जूस की कमी। अब पैंक्रियाटिक जूस की कमी किन वजूहात से होती है? नंबर 1 पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन, वो कैसे होती है आगे हम देखेंगे। नंबर 2 पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए। आपने देखा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक पैंक्रियास से डक्ट आ रही होती है और एक लिवर से डक्ट आ रही होती है, ठीक है, बाइल डक्ट, और इन दोनों की जो कॉमन जगह उसको हम कहते हैं पेपिला ऑफ वेटर। अब होता ये है, गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ स्टोन्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं गॉल स्टोन्स, ठीक है। ये स्टोन्स आगे आते आते यहाँ पे पेपिला ऑफ वेटर के अंदर फंस जाते हैं। जब यहाँ पे फंस जाएंगे तो जाहिर बात है पैंक्रियाटिक जूस आगे स्टमक इंटेस्टाइन में जा नहीं सकेगा, तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की कमी इस तरह भी हो सकती है। और तीसरी वजह ये होती है कि कोई ऐसा ट्यूमर था जिसकी वजह से हमने पैंक्रियास के हेड को कट कर दिया है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से पैंक्रियास के हेड को कट कर दिया। अब चूंकि हेड को कट कर दिया तो पैंक्रियास की सिक्रीशंस कम हो गई। तो सिक्रीशंस कम होने की 3 वजूहत हो सकती हैं: इन्फ्लेमेशन इन पैंक्रियाटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द डक्ट, और तीसरी वजह हमने पढ़ ली कि उसका हेड हमने रिमूव किया हुआ है। अब जो पैंक्रियाटिक जूस था इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सीपोलिपेरेज होता है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, फैट्स के लिए खास तौर पे पैंक्रियाटिक लाइपेज वगैरह होते हैं। तो क्या करें? अब पैंक्रियाटिक जूस तो सही से सिक्रीट हो नहीं पा रहा, तो जाहिर बात है ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये सही से पहुंच नहीं सकेंगे और हमारे फूड की डाइजेशन अधूरी रह जाएगी। खास तौर पे फैट्स की वो कह रहे हैं 60% डाइजेशन जो है वो अधूरी रह जाती है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते, ठीक है, वो फीसेस के थ्रू जाया हो जाते हैं। इसी तरह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी आधे हमारे पास अनएब्जॉर्ब रह जाते हैं। डानो की बात ये हमने देखा पैंक्रियाटिक जूस की कमी की वजह से क्या क्या कुछ होता है। अच्छा, पैंक्रियाटिक जूस की कमी के हमने 3 रीजन पढ़ी थी: पैंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन यानी कि ब्लॉकेज, और उसके हेड को काटना। अब जो पैंक्रियाटाइटिस है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बेसिकली ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। होता क्यों है, कॉज क्या है इसकी? तो कॉज है जी बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक, ड्रिंकिंग एक्सेसिव अल्कोहल, और दूसरा कॉज है इसका ब्लॉकेज इन द पेपिला ऑफ वेटर। वही वाला काम जो हमने देखी। अब होता बेसिकली क्या है, ये देखो, ये है ना पैंक्रियास, इसे पैंक्रियाटिक जूस भेजना था। अब आगे हो गई है ब्लॉकेज, तो ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो यहीं पे जमा होना शुरू हो जाएगा, इसी पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी थे, जिस तरह आपको पता है ट्रिप्सिनोजन थे, लेकिन नॉर्मल इंसान में वो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। खास तौर पे उनके लिए हमने इनहिबिटर वगैरह भी, ट्रिप्सिनोजन के लिए इनहिबिटर भी हम रिलीज करते हैं ताकि ट्रिप्सिनोजन जो है वो कहीं इस डक्ट के अंदर एक्टिवेट ना हो जाए। जब वो जाएगा इंटेस्टाइन में, वहां जाकर एक्टिवेट होगा, वहां जाकर डाइजेशन करेगा हमारी बिला से, कम पैंक्रियास में तो नहीं होगा ना। ये तो था नॉर्मल इंसान में। अब ऐसे इंसान में जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यहां पे जनाबे वाली पैंक्रियाटिक जूस जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। इतना जमा होता है कि इनहिबिटर बेचारा हार मान जाता है, कहता है मैं मजीद ट्रिप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म में नहीं रख सकता, और ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन बन जाता है। लो जी, ये ट्रिप्सिन बन चुका है पैंक्रियास के अंदर ही, यानी ये एंजाइम एक्टिवेट हो चुका है पैंक्रियास के अंदर ही। तो ये पैंक्रियास की डाइजेशन शुरू कर देगा। ना सिर्फ ये खुद एक्टिवेट हो गया, बल्कि ये ट्रिप्सिन जो है ये दूसरों को भी, काइमोट्रिप्सिन को भी कहता है कि तुम भी एक्टिवेट हो जाओ, और दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियास की डाइजेशन शुरू हो जाएगी। ये इन्फ्लेमेशन हो गया हमारे पास। तो ये हमने देखा, यहाँ पे उन्होंने ये वाली सारी बातें डिटेल्स डिस्कस की हुई हैं। ठीक हो के बाद उसके अलावा जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, या तो कोई बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है इसकी अल्कोहल की, या इसी तरह बता रहे हैं स्मोकिंग हो सकती है, ट्राइग्लिसराइड्स का बहुत ज्यादा इंटेक हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ऑटो इम्यून का मतलब है बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ने ही कुछ पैंक्रियास को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें होती है जो आपके पास क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कॉज करती हैं। यहां तक डिस्कस कर लिया हमने पैंक्रियाटिक फेलियर को। उसके बाद देखते हैं मैल एब्जॉर्प्शन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब मैल एब्जॉर्प्शन यानी कि कम एब्जॉर्प्शन, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कोई भी वजह हो, हमने एक जनरल टर्म रखी हुई है स्प्रू। स्प्रू का मतलब है एब्जॉर्प्शन की कमी, वजह जो मर्जी हो, ठीक है। तो इसकी कई टाइप्स हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू। इसको हम नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू भी कहते हैं, इसको हम सीलिएक डिजीज भी कहते हैं, इसको हम आइडियोपैथिक स्प्रू भी कहते हैं, इसको हम ग्लूटेन एंटेरोपैथी भी कहते हैं। ये हमने इसके 3 नाम रखे हुए हैं। ऑल्दो प्रीवियस एडिशन में बताते हैं कि इसमें से एक नाम जो हम चिल्ड्रन के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने बाहर 3 नाम रखे हुए हैं। ये जो ग्लूटेन एंटेरोपैथी है ना, ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर ग्लूटेन की वजह से बड़ा नुकसान होता है। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन बेसिकली व्हीट और राई से हासिल होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये ग्लूटेन जब इंसान के अंदर आता है ना, तो ये इंसान के इंटेस्टाइन्स के माइक्रोविलाई डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऑल्दो सारों के अंदर नहीं ये ग्लूटेन से प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिनके अंदर हो उनमें क्या होता है, ग्लूटेन से ऐसी नफरत होती है बॉडी को कि ग्लूटेन आता है और ग्लूटेन आके बॉडी के माइक्रोविलाई डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये तो है कम फॉर्म में। कई दफा इतना सुअर कंडीशन होती है कि ग्लूटेन सिरे से विलाय उड़ा छोड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा ना, इस तरह से हमारे पास होते हैं विलाय,
और विलाय पे लगे होते हैं यूं माइक्रोविलाय। तो अगर तो थोड़ी डिजीज है, हल्का मसला है, तो सिर्फ ये माइक्रोविलाय खत्म होगा जिसकी वजह से सर पे से थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर बहुत ही सोयर मसला है तो फिर विलाय ही काट छोड़ता है। ठीक है, तो ये ग्लूटेन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसको हम कहते हैं नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू। जाहिर बात है जब विलाय वगैरह कट जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन में खराबी आ जाएगी, वो मेल एब्जॉर्प्शन और मेल एब्जॉर्प्शन को स्प्रू तो कहते हैं। दूसरी टाइप है स्प्रू की जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू। ये हमारा मानना है किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। किस बैक्टीरिया की वजह से हमें नहीं पता। ठीक है, बहरहाल हम कहते हैं यार कोई बैक्टीरिया है जो कर रहा है, इसलिए हम इसको ट्रीट करने के लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स दे देते हैं। डनो की बात। दो तरह की कॉजेज थी ना, एक नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ग्लूटेन वगैरह जो है वो बहुत नुकसानदेह हो रही है, और दूसरा ट्रॉपिकल स्प्रू था जिसमें बैक्टीरिया वगैरह नुकसानदेह थे। अब होता क्या, स्प्रू में एब्जॉर्प्शन की कमी है ना, हमें कैसे पता चला एब्जॉर्प्शन की कमी है। देखो बात ये है इंसान की ना फीसेज में हमें बहुत सारे फैटी एसिड के सॉल्ट्स मिले। अब अगर तो हमें बड़े बड़े फैट्स मिलते तो हम कहते हो सकता है इनकी डाइजेशन नहीं हुई, लेकिन चूंकि हमें फैटी एसिड सॉल्ट्स मिल रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई डाइजेशन हुई थी, ये फैटी एसिड्स में भी टूट गए। ठीक है, बस एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकी, इसलिए ये फैटी एसिड सॉल्ट्स की फॉर्म में आ रहे हैं। समझ आ रही है ना बात। अगर तो ये फैटी एसिड सॉल्ट्स की बजाय बड़े बड़े लिपिड्स होते फिशेज में तो हम कहते हैं भाई डाइजेशन की खराबी है, लेकिन चूंकि फैटी एसिड सॉल्ट्स है तो हम कहते हैं डाइजेशन तो हो गई थी, एब्जॉर्प्शन में खराबी आ रही है। और ये कंडीशन जिसमें हमारे फिशेज के अंदर बहुत सारे फैट आ रहे हों, इसको हम स्टेटोरिया भी कहते हैं। डन हो के बाद अच्छा, ना सिर्फ फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही बल्कि जारी बात है कार्बोहाइड्रेट्स की भी नहीं हो रही, प्रोटीन्स की भी नहीं हो रही, विटामिन के की भी नहीं हो रही, विटामिन B12 की भी नहीं हो रही, बहुत सारी चीजों की नहीं हो रही। अब उनसे नुकसान क्या होंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की नहीं हो रही, वो तो जारी बात है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉज करेंगे। न्यूट्रिशन से नहीं आ रहे, ताकत नहीं मिल रही बॉडी को। ठीक है, कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। इसी तरह विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपर्ली कोएगुलेट नहीं कर सकेगा। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर मतलब ब्लड यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड कोएगुलेशन में विटामिन के बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड कोएगुलेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी। इसी तरह विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पता है इसमें मैक्रोसिस्टिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो मुख्तलिफ चीजों की एब्जॉर्प्शन की खराबी की वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स बॉडी में आना शुरू हो जाएंगे। तो जी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड यही दो चीजें थी, नंबर एक स्प्रू और मतलब अब स्प्रू, और दूसरा हमने देखा कि पैंक्रियाटिक फेलियर की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम तो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है जी, स्लो मूवमेंट ऑफ फीसेस थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये एक बड़ी जनरल सी डेफिनेशन है। कॉज क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड फीसेस बन रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ऐसे फीसेस जो कि हम सही से पास नहीं कर पा रहे। क्यों इतने हार्ड बन रहे हैं, या तो इंसान पानी पी बहुत थोड़ा रहा है जिसकी वजह से कोई फ्लूइड नहीं है फीसेस के अंदर, या पानी पिया नॉर्मल था, एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड हो चुकी है। ठीक है, जो फ्लूइड था वो बिल्कुल ही हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। या एक और मसला भी हो सकता है, और वो ये कि इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है कि इंटेस्टाइन्स प्रॉपर तरीके से मूव ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी मूवमेंट ही खराब हो चुकी है। डाउनों की बात, तो ये दो तीन तरह के मसले हो सकते हैं। अच्छा फिर एक और दो और चीजें भी देखिएगा। होता बेसिकली ये है, बेबीज के अंदर ना डेफिकेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता उनका वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप होता है, इसीलिए बचपन में पैम्पर होते हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप हो रहा होता है, उनको ट्रेन करते हैं हमको कंट्रोल करना है। अब अगर तो कंट्रोल में क्या होता है, हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स को इनहिबिट करते हैं ना कि यार नहीं अभी मैंने वॉशरूम नहीं जाना, मैंने 15 मिनट बाद जाना है, डेफिनेट सी बात है। तो अगर हमने एक्सेसिव कंट्रोल कर लिया हर वक्त, जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स से हम कहें नहीं भी अभी हमने नहीं जाना, तो होता यह है डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहता है चलो भाई मेरी बला से अब मैं डेवलप ही नहीं होऊंगा। और अगर डेफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप ना हुआ तो हम फिजिक्स को पास नहीं कर सकेंगे। तो पहला मसला ये हो गया कि हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स को इतना इनहिबिट करते हैं कि उसने दिल ही वो हार मान ली, उसने कहा लो मैं डेवलप ही नहीं होता। ठीक, और दूसरा काम ये है कि हम लेग्जेटिव्स बहुत यूज कर रहे हैं। लेग्जेटिव्स होते हैं जो कि फीसेस को पास करवाने के लिए सब्सटेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, अब जब हम इतने लेग्जेटिव्स यूज करते हैं तो फिर डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं यार मेरी तो जरूरत नहीं है, तुम तो अपना काम खुद ही लेग्जेटिव से कर लेते हो, जाओ मेरी बला से मैं नहीं काम करता। ठीक, अब अगर आपने लेग्जेटिव्स में थोड़ी सी भी कमी की तो इस बंदे का जो अपना डेफिकेशन रिफ्लेक्स है वो खराब हो चुका है। तो ये भी आपने कॉज देख लिया, क्या क्या कॉज होते हैं। या तो बंदा फ्लूइड का इंटेक थोड़ा कर रहा है, या फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रही है, या इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, या हमने खुद इनहिबिट बहुत कर लिया है, या हमने लेग्जेटिव्स का यूज बहुत ज्यादा कर लिया है। 5 कॉजेज हो गई। छठा कॉज ये होता है कि आपकी जो सिग्मोइड कोलोन का छोटा सा सेगमेंट उसका स्पैज्म हो जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है। अब ये अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा तो वो भी जाहिर सी बात है फीसेस को पास नहीं होने देगा, और ये भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को कॉज कर देगा। तो ये थी हमारे पास पूरी डिटेल्स कॉन्स्टिपेशन की, जिसमें हमने वेरियस कॉजेज डिस्कस किए और कोई खास चीज नहीं थी। फिर आता है हमारे पास मेगाकोलोन, या इसको हम हिचस्पंक्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है बेसिकली, इतना स्वेयर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि जो फीसेस है वो कई दिनों बाद या कुछ हफ्तों, एक हफ्ते बाद पास हो रहे हैं। ठीक, जब इतनी देर कॉलोन के अंदर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कॉलोन का साइज इंक्रीज कर देगा, उसका डायामीटर कुछ 3 to 4 इंचेस इंक्रीज कर जाता है, वो इतने चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, जाहिर बात है जब डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, कॉलोन का साइज इंक्रीज कर रहा है, इसको हम कहते हैं मेगा कॉलोन या हिट्सपंक्स डिजीज। डर के बाद अच्छा फिर वो बता रहे हैं इसके कॉज में होता कई दफा ये है, जो गैंग्लियन होते हैं ना मायोटेरिक प्लेक्सस में, मायोटेरिक प्लेक्सस मतलब उसकी अपनी वॉल का प्लेक्सस, उसके गैंग्लियंस की कई दफा डेफिशिएंसी होती है या गैंग्लियन से होते ही नहीं है। और अगर गैंग्लियन नहीं होंगे तो जाहिर बात है मायोटेरिक प्लेक्सस उस तरह से मूवमेंट्स कॉज नहीं करवा सकेगा। आम इंसान में तो एक मूवमेंट होती है ना, एक मास मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हम फीसेस को पास करवा देते हैं। अब यहाँ पे वो प्लेक्सस ही नहीं सही काम कर रहा तो मूवमेंट भी नहीं कॉज होगी, और मूवमेंट नहीं कॉज होगी तो फीसेस पास नहीं किए जा सकेंगे। तो ये हमने देख लिया मेगा कॉलोन और कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद इसका बरक्स देखते हैं यानी कि डायरिया। अगर फीसेस पास नहीं हो रहे तो वो तो था कॉन्स्टिपेशन, और अगर वो बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं, बहुत फ्लूइड मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड में वेस्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं डायरिया। डायरिया के बाद लो जी, डायरिया में बेसिकली होता क्या है, एक तो इसकी वजह हो सकती है एंटेराइटिस। अच्छा, वेरियस रीजंस हैं। पहली बात तो ये इसकी वेरियस रीजंस हैं। डेफिनेशन क्या है, डायरिया रिजल्ट्स ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर। पहले कॉन्स्टिपेशन हमने कहा था स्लो मूवमेंट ऑफ फीसेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो थी कॉन्स्टिपेशन। अब हम कह रहे हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ द फीकल मैटर, ये है हमारे पास डायरिया। अब इसके कॉजेज, पहला कॉज है एंटेराइटिस। क्या मतलब, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। किस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, मुख्तलिफ चीजों की वजह से होती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन में ना खासतौर पर यहाँ पे उन्होंने कॉलेरा का जिक्र किया है। कॉलेरा पता है क्या करता है, देखो बात ये है, आपकी जो इंटेस्टाइन है ना उनमें आपको पता है ये अगर इंटेस्टाइन की वॉल है तो ऊपर विलाए भी होते हैं और अंदर की तरफ क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकून भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपके पास विलाए भी है और क्रिप्ट्स ऑफ लिम्बरकून भी है। नॉर्मल इंसान में क्या होता है, यहां से हल्का हल्का सा फ्लूइड रिलीज होता रहता है और विलाए में फ्लूइड एब्जॉर्ब होता रहता है। इसका फायदा क्या होता है, जाहिर बात है जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी एब्जॉर्प्शन करवा देगा, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसको हम वाटरी व्हीकल कहते हैं, पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं। अब जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स है ना, उन्होंने यहां से सिक्रीशंस को बहुत ज्यादा कर देना है, बेतहाशा ज्यादा। अब मिसाल के तौर पे पूरी इंटेस्टाइन की ये जो क्रिप्ट्स हैं इनमें सिक्रीशन होना शुरू हो गई कोई 10 to 12 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक, विलाए इतनी एब्जॉर्प्शन करने की शक्कत ही नहीं रखते, एबिलिटी ही नहीं रखते। विलाए बेचारे अपनी इस्तात के मुताबिक जितना वो कर सकते थे, मिसाल के तौर पे 6 to 8 लीटर्स उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा हमने सिक्रीट किया था वो फीसेस के थ्रू निकल जाएगा क्योंकि हम उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सके। तो ये डायरिया का यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से कोई बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिन ये काम खराब कर सकते हैं। डानो के बाद अच्छा, और अगर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ उन्होंने 10 to 12 लीटर्स पर डे इतनी सिक्रीशन हो जाए और 6 to 8 लीटर्स पर डे हम सिर्फ इतनी रीअब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, तो मसला यही बन जाएगा कि ज्यादा फ्लूइड निकल गया और कम फ्लूइड एब्जॉर्ब हुआ तो फ्लूइड जाया हो गया। डनो के बाद अच्छा, अब बात क्या है बेसिकली, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, डायरिया में दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं, सिक्रीशंस भी इंक्रीज करती हैं और मोटिलिटी भी इंक्रीज करती है। मोटिलिटी यानी कि जो मूवमेंट ऑफ द वॉल्स होती है वो भी इंक्रीज करती है, यानी ना सिर्फ फीस से ज्यादा फ्लूइड होता है बल्कि फीसेस को हम तेजी से निकालते भी हैं। डायरिया के बाद तो दोनों चीजें यहाँ पे हो गई। इसका इलाज क्या है, इलाज जारी सी बात है, एक तो यार बहुत ज्यादा बंदे का फ्लूइड जाया हो रहा है, इसलिए रिप्लेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो उसके वेन्स में उसको ड्रिप लगा दो किसी भी तरह, ये देखना है कि उसका फ्लूइड। अब पानी ना पिलाना शुरू कर देना, अगर पानी पिलाओगे तो वो तो हो सकता है एब्जॉर्ब ही ना हो सके, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो पहले ही अपनी बेचारी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी पे हो रही है ना, तो पानी पिलाने से तो हो सकता है फायदा ना हो। इंट्रावेनसली हम ड्रिप्स वगैरह के थ्रू उस बंदे को इलेक्ट्रोलाइट्स इनटेक करते हैं, तो पहला काम। और दूसरा, हम फसाद की जड़ को खत्म करते हैं, हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ये एंटेराइटिस का ट्रीटमेंट दो तरह का हो गया, एक एंटी मतलब दो स्टेप्स हो गए उसमें, एक फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देना और दूसरा एंटीबायोटिक। डायरिया का एक कॉज था एंटेराइटिस, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा एक और कॉज भी है साइकोजेनिक डायरिया। इसमें क्या होता है, ये खासतौर पे आपको पता होगा कि एग्जाम्स के दिनों में जी पेट खराब हो गया टेंशन की वजह से, ये वो वाली चीज है। क्या होता है, बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता है कि गट की सिक्रीशन भी इंक्रीज करता है, मोटिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो यहां भी एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा, मोटिलिटी बढ़ा देगा और सिक्रीशन बढ़ा देगा, और अगर मोटिलिटी और सिक्रीशन बढ़ जाए तो वो डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया साइकोजेनिक डायरिया, जो कि इमोशनल सिचुएशन की वजह से, नर्वस टेंशन की वजह से होता है। डन, दो कॉजेज पढ़ लिए। तीसरा कॉज है आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस।
इसमें क्या होता है बेसिकली कि कोई अल्सर हुआ है, यानी वॉल की डिस्ट्रक्शन हुई है और वॉल की डिस्ट्रक्शन की वजह से मास मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती हैं। वो मास मूवमेंट्स जो पहले दिन में चंद दफा होती थी और हम डेफिकेशन कर दिया करते थे, अब वो मास मूवमेंट्स पूरा दिन लगी ही रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके पास मूवमेंट, बॉल मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी और ये आपके पास डायरिया की तरफ कॉज करेगा। इसकी रीजन क्या क्या हो सकती हैं? कोई एलर्जिक इफेक्ट्स भी हो सकता है, कोई इम्यून डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। बहरहाल हमें को बहुत सही से पता नहीं है। द कॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अनक्लियर। एक तो गर्टन की बीमारी ये पहले अनक्लियर करता है, फिर आगे बताना भी शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा बहरहाल ये तो कॉजेज वगैरह हो गए। ट्रीट कैसे करें हम इसको? ये जी अल्सर्स जो होते हैं ना, ये जब बहुत स्वेयर हो जाए तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, एक ये काम हम कर सकते हैं, हम इलियोस्टोमी कर देते हैं, यानी हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फीसेस है ना वो डायरेक्ट आगे निकल जाए उस जगह पे जहां पे अल्सर है, वहां से गुजरे ना, ताकि उस जगह को रेस्ट करने का मौका मिले और उस जगह पे प्रॉपर तरीके से हील कर सकें। लेकिन कई दफा इस इलियोस्टोमी के बावजूद भी हील नहीं कर सकते अल्सर्स, तो फिर ऐसी सूरत में हम उस पोर्शन को काट देते हैं। हम कहते हैं भाई तुमने हील तो होना नहीं, तुम गट से निकल जाओ, बाहर में जाओ। डन की बात। तो ये हमारे पास डायरिया के 3 तरह के कॉजेज थे। एंटेराइटिस जिसमें बैक्टीरिया का बहुत अहम रोल है, साइकोजेनिक बैक्टीरिया जो कि टेंशन की वजह होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि अल्सर्स की वजह से होते हैं, और अल्सर की वजह हमें नहीं मालूम, बस तुक्के मारे हुए हैं। ऑलराइट, आखिर में इस पार्ट की वीडियो में हम देखते हैं पैरालिसिस ऑफ डेफिकेशन इन पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में क्या होता है, ये देखो बेसिकली बात ये है ये है मिसाल के तौर पर रेक्टम, ठीक है, और ये आ रही है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। अब ये रेक्टम ने पैगाम भेजना होता है स्पाइनल कॉर्ड को कि यार मेरे अंदर फीसेस फिल हो गए हैं, और ये इसके पास वापस पैगाम भेजता है ठीक है तुम फीसेस को निकालो। तो ये तो है आपके पास एक इनवॉलंटरी डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ऊपर क्या है आपके पास? ब्रेन पैगाम भेजता है वॉलंटरी डेफिकेशन का, यानी जब आप जानबूझ के डेफिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके मैसेजेस ब्रेन से आ रहे होते हैं इस सेंटर तक, ठीक है, जो सेंटर आपको जारी बात है इन चीजों को रेगुलेट कर रहा है। अब होगा बेसिकली क्या, अगर यहाँ पे ब्रेन और इस सेंटर के बीच में कहीं पे कोई डिस्ट्रक्शन हो गई, यहाँ पे कोई खराबी आ गई, तो क्या होगा? ब्रेन का इसके ऊपर वॉलंटरी कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सिर्फ जो इनवॉलंटरी डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है वो बाकी रह जाएगा। बाकी जो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल था, हम जानबूझ के भी डेफिकेशन कॉज करवाते थे, वो खत्म हो गया। तो जारी बात है इनवॉलंटरी मतलब जो नेचुरल डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है वो इतना काफी तो नहीं होता कि बंदा डेफिकेशन पूरी कर दे, ठीक है। आपको पता है इसके लिए कुछ ना कुछ हमारी अपनी मर्जी, अपनी मंशा भी जरूरी होती है ताकि फीसेस को पास आउट किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको डेफिकेशन करने के लिए। अलबत्ता एक चीज है, हम कहते हैं यार चलो देखो वॉलंटरी कंट्रोल का लॉस हुआ ना, तुम्हारी डेफिकेशन तो मतलब जरूरत तो डेवलप होती है ना फुल टाइम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये एनेमा हम दे देते हैं। ये ऐसे ड्रग्स, ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि फीसेस को पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो सुबह नाश्ते के बाद हम कहते हैं जब तुम्हें डेफिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना, जब अपना रिफ्लेक्स डेवलप होगा तो हम तुम्हें ऐसे फ्लूइड्स वगैरह देंगे जिसकी वजह से तुम फीसेस को पास कर सको। तो बहरहाल इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। नानों की बात आगे रहेगा सिर्फ जनरल डिसऑर्डर तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।